And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 21st June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about International Yoga Day, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic health issues. सबसे पहले योगा के बारे में समझते हैं. देखो, द टर्म योगा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स एडिशन और इंटीग्रेशन. तो योगा का मतलब हम हिंदी में भी सरल शब्दों में समझते हैं जोड़ना, एडिशन और इंटीग्रेशन. और यहाँ पे योगा का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ सोल दैट इज़ आत्मा विथ यूनिवर्सल स्पिरिट दैट इज़ परमात्मा. तो योगा जो एक इंडियन फिलॉसफी है, एक इंडियन ट्रेडिशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है टू इंटीग्रेट आवर सोल दैट इज़ आत्मा विथ यूनिवर्सल स्पिरिट दैट इज़ परमात्मा. एंड योगा ऑल्सो मीन्स टू इंटीग्रेट बॉडी एंड द सोल. तो हमारी जो खुद की फिजिकल कंपोनेंट है, कल भी मैं बात कर रहा था, हमारे दो कंपोनेंट हैं हमारे खुद के. वन इज़ द फिजिकल कंपोनेंट, अनदर वन इज़ द सोल कंपोनेंट. तो हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट है वो है बॉडी, और हमारे बॉडी और सोल के बीच में भी एक तरह का इंटीग्रेशन, एक तरह का एडिशन डेवलप करता है योगा. दैट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ योगा. आप एक बात तो आप सब जानते होंगे कि योगा के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं या जो हमारी सांसें हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ थ्रेड that connects our physical component that is body with our soul that is the spiritual component. और वो अगर ब्रीदिंग हमारा वीक होने लगे तो आप समझ लो कि हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट है वो हमारे स्पिरिचुअल कंपोनेंट से दूर होता जा रहा है. और अगर हमारी ब्रीदिंग रुक जाए तो आप समझ लो कि हमारा फिजिकल कंपोनेंट और स्पिरिचुअल कंपोनेंट बिल्कुल ही अलग हो गए. ये है इंडियन फिलॉसफी जिसके अंदर योगा is one part, and that lays huge emphasis on breathing exercises because it is considered as a thread between our physical and spiritual component. Yoga philosophy is part of Indian tradition. ये इंडियन फिलोसफी का हिस्सा है, and it was developed by Maharshi Patanjali about 5000 years ago. अब जरा समझते हैं इंटरनेशनल योगा डे का बैकग्राउंड. देखो, द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल योगा डे was first proposed by Prime Minister Modi during his speech at United Nations General Assembly on 27 September 2014. तो वहाँ पे उन्होंने ये आइडिया पिच किया कि हमें योगा को इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहिए कंसिडरिंग इट्स इमेंस बेनिफिट. Thereafter, India presented a draft resolution on International Yoga Day. तो इंडिया ने अपने तरफ से एक प्रपोजल रखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की योगा के लिए एक इंटरनेशनल डे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड योगा शुड बी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली. और ये जो रिजोल्यूशन रखा इंडिया ने, दैट वाज सपोर्टेड बाय 177 नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन आउट ऑफ 193. And this is the highest number of co-sponsors for any United Nations General Assembly resolution. तो अभी तक जितने भी रिजोल्यूशन रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उसमें इससे ज़्यादा सपोर्ट आज तक किसी भी रिजोल्यूशन को नहीं मिला है जो सपोर्ट मिला था फॉर क्लेमिंग इंटरनेशनल डे फॉर योगा. और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. और जो पर्पस है इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का फॉर योगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा. अब एक लोगो भी डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल योगा डे के लिए. उस लोगो का ज़रा सिग्निफिकेंस समझते हैं. देखो, ये है लोगो जो इंटरनेशनल योगा डे के लिए असाइन किया गया है. इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो ये जो फोल्डेड हैंड्स हैं, दे रिफ्लेक्ट और दे रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इज़ टू कनेक्ट आत्मा विथ परमात्मा, दैट इज़ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो फोकसेस टुवर्ड्स कनेक्टिंग और सेटिंग अप हारमोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी. तो हमारा जो फिजिकल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट है उसके बीच में एक इंटीग्रेशन डेवलप करना भी ऑब्जेक्टिव है योगा का. तो ये जो फोल्डेड हैंड है
ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हाथ जो है वो आत्मा रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा परमात्मा, या फिर एक हैंड अगर बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सोल। और ये फोल्डेड हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, मिलन हो रहा है। उसके अलावा जो लीव्स हैं, द ब्राउन लीव्स रिप्रेजेंट अर्थ, while the green leaves represent the nature। जबकि ये जो ब्लू कलर है, दिस इज द सिंबल ऑफ वाटर, while the brightness symbolizes the fire element, and this sun symbolizes the source of energy and inspiration। And overall this logo represents harmony and peace for humanity, which is essence of yoga। अब जरा इंटरनेशनल योगा डे 2020 के बारे में समझते हैं। देखो, थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020 मतलब इस साल का जो योगा डे है, आज का दिन, इसका थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। क्योंकि इस साल कोविड-19 के कारण मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एडवाइस दिया है कि हमें पब्लिक प्लेसेस पे जा कर के योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो एक जनरल प्रैक्टिस था पिछले साल तक, हम सब इंटरनेशनल योगा के डे के दिन हम लोग, बहुत सारे लोग नंबर्स में जा कर के बाहर में पब्लिकली योगा प्रैक्टिस करते थे। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज्ड टू लीड दिस योगा ड्राइव। लेकिन इस साल हमने थीम ही अपनाया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड दैट थीम इज योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मतलब घर के अंदर रहें और आप घर के अंदर ही योगा प्रैक्टिस करें। और इस ओकेजन पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। उस ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट का नाम है माई लाइफ माई योगा। इस ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट के अंदर सबको चैलेंज दिया गया है कि आप अपना वीडियो बनाएं या अपना इमेज शेयर करें वाइल प्रैक्टिसिंग योगा। और आज के दिन कई सारे सेलिब्रिटीज़ या लीडर्स या फिर कॉमन लोग भी अपना योगा प्रैक्टिस करते हुए इस तरह का वीडियो या इमेज शेयर कर रहे हैं। तो आप भी इसको कोशिश कर सकते हैं ऑन दिस ब्लॉग माई लाइफ माई योगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखो, अभी कभी अगर योगा पे सवाल आ गया तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज इंटरनेशनल योगा डे। तो इस तरीके से इसका आप आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The next article is taken from environment segment. It is about Greta Thunberg. So Greta Thunberg is an important personality as far as climate change movements are concerned. इनके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। तो इसी आर्टिकल की मदद से हम ग्रेटा थेनबर्ग के बारे में ज़रा समझते हैं। देखो, this topic is important, or she as a personality is important from our syllabus paper for environment and climate change point of view. सो ग्रेटा थनबर्ग, इनको लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज सी स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट और अ स्ट्राइक जिसका नाम है स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक। ये सी बिलोंग्स टू स्वीडन, तो वो अपने स्वीडिश लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक इन्होंने शुरू किया था इन अगस्त 2018 व्हेन सी वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। और धीरे धीरे सी बिकेम द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, सी बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी बिकेम सिंबल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और धीरे धीरे पूरे यूरोप में लोग इनको फॉलो करने लगे। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक, उसमें वो करती थी कि अपने स्कूल आवर्स के बाद इस तरह का एक प्ले कार्ड लेकर के पब्लिक प्लेस पे खड़ी हो जाती थी। सी स्टार्टेड ऑल अलोन। धीरे धीरे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इनको ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया पूरे यूरोप के अंदर। और ये जो स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक के प्रोटेस्टर्स हैं, जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, उनका मेन डिमांड है कि कार्बन इमिशन को, कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि एयर ट्रैवल से सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। इस कारण से ये लोग कई दफ़ा, ये जो स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक के एक्टिविस्ट हैं, ये कई दफ़ा एयरपोर्ट्स को बिल्कुल घेर करके बैठ जाते हैं। ये दे समटाइम्स अबैंडन द फंक्शनिंग ऑफ एयरपोर्ट्स। इसी तरह से एक बार इन्होंने पिछले साल लंदन एयरपोर्ट को बिल्कुल सराउंड कर दिया था और उसके फंक्शनिंग को 2-3 दिनों के लिए रोक दिया था। सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टॉप एयर ट्रैवल एंड रिड्यूस ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, रिड्यूस ओवरऑल कार्बन इमिशन इन आवर एटमॉस्फेयर। एंड एज आई सेड, स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक बिकेम वेरी पॉपुलर इन एंटायर यूरोप। अब इन्होंने जो आज स्टेटमेंट दिया है जिसके बेसिस पे आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। आप इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख सकते हैं। सी हैज़ बिकम नाउ अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एज फार एज क्लाइमेट चेंज मूवमेंट्स आर कंसर्न। तो इनके स्टेटमेंट्स को भी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं।
तो देखते हैं व्हाट शी हैज सेड. शी सेड the climate and sustainability crisis is not a fair crisis. The one who will be hit hardest from its consequences are often the ones who have done the least to cause the problem in the first place. सरल शब्दों में ये कहना चाह रही हैं कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन किया है, बट दीज कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड चाइना हु हैव लेड टू मैसिव इंडस्ट्रियल इमिशन, दे विल बी अफेक्टेड लीस्ट. और वो कंट्री जिन्होंने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम किया है, जिन्होंने ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम किया है, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं जैसे कि पापुआ न्यू गिनिया, कैरिबियन आइलैंड्स, मालदीव, इन कंट्रीज़ ने जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में, इमिशन, ग्रीन हाउस इमिशन बिल्कुल भी नहीं किया, इन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. सो व्हाट शी सेज, द क्लाइमेट चेंज and the climate and sustainability crisis is not a fair crisis. कर कोई और रहा है, कर रहे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज लाइक यूएस एंड चाइना, दे आर लीडिंग टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर, बट द नेगेटिव इम्पैक्ट इज मोस्टली फेल्ट बाय दोज अनडेवलप्ड अनइंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज लाइक पापुआ न्यू गिनिया, कैरिबियन आइलैंड एंड मालदीव. ये कंट्रीज़ कैसे हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और जब क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो फास्टर रेट से मेल्ट हो रहे हैं, और जब ग्लेशियर्स फास्टर रेट से मेल्ट हो रहे हैं तो ओवरऑल सी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. और जब सी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट हो रहा है वो पड़ रहा है इन आइलैंड कंट्रीज़ पे, जैसे कि मालदीव्स, कैरिबियन आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनिया. तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये इनमें से कुछ एक कंट्रीज़ तो बाई 2060-70 बिल्कुल ही सबमर्ज हो जाएंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे. मैनी आइलैंड कंट्रीज आर सिंकिंग ड्यू टू सी लेवल राइज अकरिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एंड बाई 2060 और 70 मैनी सच island countries might disappear completely. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about drugs for mild cases of COVID-19. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, उसने एक एंटीवायरल ड्रग लॉन्च किया जिसका नाम है फेविपिरावीर. और ओवरऑल ये ड्रग्स को जिस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा वो ब्रांड का नाम है फेविफ्लू. तो इस नाम से ओवरऑल जो टेक्निकल नेम है या जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है फेविपिरावीर, लेकिन जिसको जिस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचा जाएगा दैट इज़ फेविफ्लू. और इस कंपनी का ऐसा क्लेम करना है दैट दिस ड्रग्स विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट COVID-19 फॉर दोज पेशेंट्स हु आर शोइंग माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स. And this drugs Fabiflu has now received manufacturing and marketing approval from Drugs Controller General of India. और ये ड्रग्स आने वाले 7 से 10 दिनों में मार्केट में आ जाएगा, और इसके 34 टैबलेट्स का कॉस्ट लगभग 3500 रुपीज़ है. तो मतलब एक टैबलेट का कॉस्ट लगभग 103 रुपये के आसपास है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. सो अब ज़रा इसके इफ़ेक्टिवनेस पे बात करते हैं. तो देखो, अब द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस ड्रग्स इज स्टिल गोइंग ऑन, और इंडिया के अंदर 150 पेशेंट्स के ऊपर अक्रॉस 11 साइट्स इन इंडिया अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है. ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन हाँ, इस ड्रग्स का टेस्ट कंडक्ट कराया गया इन अदर कंट्रीज लाइक रसिया, जापान एंड चाइना, एंड द टेस्ट्स हैव शोन दैट दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव इन रैपिड रिडक्शन ऑफ वायरल लोड. देखो, ये कोई बिल्कुल गेम चेंजर नहीं होगा, बिल्कुल पैनेसिया नहीं होगा अगेंस्ट कोरोना वायरस, लेकिन हाँ, कुछ एक लिमिट तक, कुछ एक लेवल तक ये जो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स शो करने वाले पेशेंट्स हैं उनके वायरल लोड के अगेंस्ट दिस ड्रग्स विल बी इफेक्टिव. एज आई सेड, दिस ड्रग्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट in coming 7 to 10 days, and these drugs will be available through both hospitals as well as retail channels. लेकिन ये ड्रग्स तभी मिलेगा if you show prescription, मतलब जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है तब तक आप ये ड्रग्स खुद से नहीं खरीद सकते और खुद से ले नहीं सकते, बिकॉज दिस ड्रग्स माइट हैव अदर साइड इफेक्ट्स एज वेल. The next article is taken from Assam segment. It is about Rabha Divas observed in Assam. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view. It can also be asked in APSC prelims. सबसे पहले कलागुरु विष्णु प्रसाद रभा साहब के बारे में समझते हैं, जिनके नाम के बाद ये रभा दिवस असम के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है. सो
Kalaguru Bisnu Prasad Raba was born in Dhaka on 31st January 1909 and he died at the age of 60 years on 28th June 1969. और ये जो उनकी पुण्य तिथि है, द डेथ एनिवर्सरी, दैट इज़ 28th जून डेथ डेट, इसको असम के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, याद किया जाता है एज रभा दिवस इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विष्णु प्रसाद रभा। तो इनकी ऑनर में, इनकी याद में इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको असम के अंदर रभा दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। एंड विष्णु प्रसाद रभा साहब के बारे में अगर समझे देन वी विल फाइंड दैट ही वाज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन। इन्होंने कई सारे, ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर इन हिज अर्ली ईयर्स एंड फ्रीडम फाइटर के साथ साथ इनका जो ओवरऑल अप्रोच था, जो पॉलिटिकल अप्रोच था, दैट वाज स्लाइटली लेफ्टिस्ट। तो ये सिर्फ इंडिया की आज़ादी नहीं चाहते थे फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ही वांटेड टू हैव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी। वो चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेज भारत छोड़ के ना जाएं, जबकि इंडिया के अंदर भी वो चाहते थे कि किसानों के अगेंस्ट, जो गरीब लोग हैं उनके अगेंस्ट, जो ज़मींदार हैं वो एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिस ना करें। तो वो ओवरऑल जो पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, जो एक्सप्लॉयटेशन का कंडीशन है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको हटाना चाहते थे। सो ही डिड नॉट जस्ट स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्सो struggled for social justice in India. And as I said, he was very versatile artist. He was a great poet, singer, dancer and actor. और इनको कला गुरु का टाइटल इसीलिए दिया गया है। इनको कला गुरु का टाइटल दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने विष्णु प्रसाद रभा जी को तांडव डांस परफॉर्म करते हुए देखा इन वाराणसी, देन ही वाज मेस्मराइज्ड। और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने विष्णु प्रसाद रभा साहब को कला गुरु का टाइटल से सम्मानित किया एंड सिंस देन ही इज़ नोन एज कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा। अब इनके सम्मान में असम के अंदर रभा अवार्ड भी दिए जाते हैं ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, दैट इज़ ऑन रभा दिवस। As I said, Raba awards are given in recognition of contribution in the field of music and other performing arts. तो अलग अलग तरह के आर्टिस्ट लोगों को विष्णु प्रसाद रभा साहब के सम्मान में उनको रभा अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑन रभा दिवस। और इस साल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल प्रेजेंटेड विष्णु रभा अवार्ड्स 2020 टू वेटरन आर्टिस्ट कांदरपा नाथ शर्मा एंड डांस एक्सपोनेंट झरना सखिया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो रभा अवार्ड 2020 के विनर हैं उनको इस साल अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के अंदर 2 लाख का प्राइज़ अवार्ड भी दिया जाता है, 2 लाख रुपए का। Recalling the immense contribution of Vishnu Prasad Rava, Chief Minister announced that the state government would preserve Samadhi Kshetra of Vishnu Prasad Rava and set up a museum at Tejpur in his honor. तो उनकी जो समाधि क्षेत्र है उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखी जाएगी इन ऑर्डर टू ऑनर हिम। एट द सेम टाइम उनके नाम का एक म्यूजियम बनाया जाएगा, एक कल्चरल म्यूजियम बनाया जाएगा तेजपुर के अंदर। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 461 to 463. टॉपिक नंबर 461 इज़ अ योंगल ब्लू होल। देखो सबसे पहले ब्लू होल के बारे में समझ लेते हैं। देखो ओशन के अंदर कभी कभार एक तरह का केव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ब्लू होल कहते हैं। ब्लू होल इज़ ए लार्ज मराइन केव और सिंक होल विच ओपन्स ऑन द सरफेस एंड डेवलप इन अ बैंक और आइलैंड कंपोज्ड ऑफ कार्बोनेट बेड रॉक। तो इस तरीके का कार्बोनेट कंपोजिशन जब सेटअप होने लगता है तो उसके कारण बीच में एक सिंक जैसा या केव जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ओशन के अंदर, दैट इज़ नोन एज ब्लू होल। और अब एक नई डिस्कवरी हुई है जिसके हिसाब से नाउ वी हैव फाउंड दैट योंगल ब्लू होल इज़ वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ चाइना सी और ईस्ट फिलीपीन सी। मतलब दोनों के पेरीफेरी पे ये स्टैब्लिश्ड है, ये लोकेटेड है। इट्स डेप्थ इज़ अबाउट 300 मीटर्स। इट इज़ फार डीपर दैन प्रीवियसली रिकॉर्डेड डीपेस्ट ब्लू होल दैट वाज डीन्स ब्लू होल इन बहामास which had a depth of about 202 meters. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 462 is Parambikulam Tiger Reserve. Parambikulam Tiger Reserve is a protected area in Palakkad district of Kerala state. And there is a Parambikulam sanctuary as well, which is home of 4 different tribes of indigenous people in India, including the Kadar, Malasar, Muduvar, Malasar.
Parambiculam Tiger Reserve implements the participatory forest management scheme. इसके अलावा ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द ओल्डेस्ट एवर टीक ट्री, कानीमारा टीक, एग्जिस्ट्स हियर. It is about 450 years old. It won महावृक्ष पुरस्कार given by Indian government. तो हो सकता है कि इस साल आपसे महावृक्ष पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाए. Please attempt this question that is based on this topic. टॉपिक नंबर 463 इज़ अबाउट नेशनल वॉर मेमोरियल. तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के वॉर हीरोज़ की याद में एक नेशनल वॉर मेमोरियल को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली के अंदर. तो ये इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स के आगे इस नेशनल वॉर मेमोरियल को इस्टेब्लिश किया गया है. वैसे भी आपको पता है कि इंडिया गेट भी एक तरह का वॉर मेमोरियल ही है, इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर वॉर हीरोज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके बाद अब ये एक उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दूसरा वॉर मेमोरियल बनाया गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल. And this layout of this structure comprises of 4 concentric circles in line of चक्रव्यूह of महाभारत. तो जिस तरह से महाभारत में चक्रव्यूह था, उसी तरीके से ये उसी इन लाइन में ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया. इसमें 4 सर्कल्स होंगे. पहला होगा अमर चक्र, द सर्कल ऑफ इमोर्टलिटी. दूसरा होगा वीरता चक्र, द सर्कल ऑफ ब्रेवरी. त्याग चक्र और द सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस. एंड रक्षक चक्र, दैट इज सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन. एंड दिस National War Memorial has been built in respect of soldiers martyred during India-China War in 1962, India-Pakistan War in 1947, 1965 and 1971, and Indian peacekeeping force operations in Sri Lanka and conflict in Kargil in 1999. So please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 458 to 460 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question 461 to 463 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.